बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो हमारी आज फर्स्ट क्लास है थियोरेटिकल, जिसमें हम लोगों ने साइबर के डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स को कवर करना है। इसमें हम लोग थोड़े से फंडामेंटल्स को देखेंगे कि एक्चुअली साइबर सिक्योरिटी किन फाउंडेशंस पर खड़ी हुई है। उसके अलावा ये कि इसकी डिफरेंट ब्रांचेस क्या होती हैं। इन डिफरेंट ब्रांचेस के अलावा रियल वर्ल्ड में जो आप काम करते हो तो आपको किस किस चीज़ के साथ डील करना पड़ता है। ठीक है, हमारा जो क्लास का थोड़ा सा प्रेजेंटेशन का सिनेरियो होगा वो ये होगा, वो थोड़ा एनिमेटेड होगा। ठीक है, मतलब ये कि हमारी जितनी भी प्रेजेंटेशन होगी वो एज अ कैरेक्टर होगी, मतलब डिफरेंट कैरेक्टर्स होंगे। और ऐसा होगा कि जैसे आप एक स्टोरी लाइन इंजॉय कर रहे हो ना, हम लोग सारी की सारी प्रेजेंटेशंस को, सारी थ्योरी को एज अ स्टोरी लाइन ही लेके चलेंगे। ठीक है, तो हमारी अब इंट्रोडक्शन में 3 डिफरेंट कैरेक्टर्स हैं। ठीक है, और हम इन्हीं की स्टोरी को फॉलो करेंगे साइबर सिक्योरिटी को समझने के लिए। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। सो वेरी फर्स्ट इज हमारे पास अकीरा है, जो कि साइबर सिक्योरिटी को एक्सप्लेन कर रहे हैं कि एक्चुअली साइबर सिक्योरिटी होती क्या। ठीक है, अब हम यहाँ पर एक बेसिक सी डेफिनेशन लेते हैं साइबर सिक्योरिटी की कि एक मिनट दीजिएगा मुझे। अच्छा, हम साइबर की यहाँ पे एक बेसिक डेफिनेशन लेंगे कि आपको किताबी डेफिनेशंस मिल जाएंगी कि अच्छा, जिसमें काफ़ी कॉम्प्लेक्स चीज़ें रखी होंगी। ठीक है, हम लोग इसको वेरी सिंपल कर देते हैं। साइबर सिक्योरिटी इन रियलिटी एक कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है जिसमें आप अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को, अपने डाटा को और अपने एसेट्स को डिफेंड कर रहे होते हैं डिफरेंट तरह के अटैक से। ठीक है, अब इसमें होता क्या है कि जब आप एक कॉन्टिन्यूस प्रोसेस को समझ लेते हैं कि अच्छा साइबर एक कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है, इसका मतलब ये है कि आपने कॉन्टिन्यूसली चीज़ों को इम्प्रूव करना है। ठीक है, आपने एक सिक्योरिटी कंट्रोल सेटअप किया, आपने एक सिक्योरिटी सोल्यूशन ऐड ऑन किया, बट उसके बाद ये है कि चाहे आफ्टर सम टाइम वो आपने उसको इम्प्रूव करना है। ठीक है, अगर आप इम्प्रूवमेंट नहीं करते तो आप साइबर की एक जो कोर डेफिनेशन है कि कॉन्टिन्यूस इम्प्रूवमेंट होनी चाहिए, आप उससे बाहर हो जाते हैं। ठीक है, दूसरा ये कि क्योंकि डे बाय डे अटैक्स इंक्रीज होते जा रहे हैं, चीज़ें नए नए सोफिस्टिकेटेड अटैक्स इंट्रोड्यूस हो रहे हैं मार्केट में, तो अगर आप अप टू डेट नहीं रहेंगे तो आप ज़्यादा टाइम के लिए साइबर की मार्केट में सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। ठीक है, ये एक बेसिक सा इंट्रो है कि साइबर सिक्योरिटी एग्जैक्टली क्या होती है। ठीक है, अब साइबर की बहुत सी डिफरेंट ब्रांचेज हैं। ठीक है, साइबर मेनली जब भी आप डिवाइड करते हो तो 2 से 3 डिफरेंट ब्रांचेस में डिवाइड करते हो, और फिर उन ब्रांचेस की डिफरेंट डोमेन्स होती हैं। ठीक है, जैसे एक ब्रांच हमारे पास ब्लू टीम की आती है, दूसरी ब्रांच हमारे पास रेड टीम की आती है, फिर हमारे पास कहीं पर्पल टीम भी बीच में कहीं आ रही होती है। ठीक है, अब रेड टीम, ब्लू टीम और पर्पल टीम, इनको हम थोड़ा सा टाइमली समझेंगे कि ये होती क्या है। ठीक है, बट फर्स्ट हम थोड़ा सा आगे चलते हैं और हम साइबर के पिलर्स को समझते हैं। ठीक है, साइबर सिक्योरिटी 3 डिफरेंट तरह के पिलर्स पर खड़ी है। ठीक है, और उन तीनों पिलर्स के ऊपर मतलब उन पिलर्स की फर्दर डिवीजन है। सबसे पहला पिलर आपका है कॉन्फिडेंशियलिटी, इंटीग्रिटी और अवेलेबिलिटी का। ठीक है, जिसे हम CIA ट्राइड भी कहते हैं। ठीक है, दूसरा पिलर हमारे पास है ऑथेंटिकेशन, ऑथराइजेशन और अकाउंटिंग का। और लास्ट पिलर जो हमारा है वो नॉन रेपुटेशन और ड्यू डिलीजेंस का है। ठीक है, अब ये 3 डिफरेंट पिलर्स हैं जिनकी फर्दर डिवीजन्स हैं, और यही डिवीजन्स मतलब साइबर सिक्योरिटी के कोर बनती हैं। ठीक है, अब हम क्या करते हैं कि हम थोड़ा बहुत CIA ट्राइड को इन जनरल समझ लेते हैं। ठीक है, तो CIA ट्राइड 3 डिफरेंट चीज़ों से बना हुआ है। ठीक है, कॉन्फिडेंशियलिटी, इंटीग्रिटी और अवेलेबिलिटी। कॉन्फिडेंशियलिटी का मतलब ये है कि कोई भी अनऑथराइज पर्सन आपके डाटा के एक्सेस ना ले सके। मिसाल के तौर पर अभी हम लोग क्लास ले रहे हैं। ठीक है, हम आप लोग ऑथराइज्ड हैं तो आप मेरे सामने बैठे हैं ऑफिस ऑनलाइन मीटिंग में, बट ये है कि आप ऑथराइज है इसलिए आप क्लास में मौजूद हैं। ठीक है, अगर कोई अनऑथराइज पर्सन क्लास में आता है देन हमारी कॉन्फिडेंशियलिटी ब्रीच हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि वो कम्युनिकेशन सुन पाएगा जो कि उसके लिए नहीं है। ठीक है, अब है इंटीग्रिटी। इंटीग्रिटी का मतलब ये होता है कि डाटा अपनी असल हालत में मौजूद हो और उसमें मॉडिफिकेशन ना की गई हो। ठीक है, जब आपको उसकी ज़रूरत हो। अब मिसाल के तौर पर मतलब डाटा
ट्रांजैक्शन के दरमियान है, डाटा रेस्ट में है, इन सारी फेजेस के अंदर डाटा में मॉडिफिकेशन ना हुई हो, ठीक है, किसी अनऑथराइज पार्टी से। मिसाल के तौर पर मैंने आप लोगों को असाइनमेंट्स दी, तो आप लोगों ने क्या किया कि वो असाइनमेंट मुझे सबमिट करवाई, ठीक है, 101, ठीक है, आपने बिल्ड की, मुझ तक पहुंच गई। अब लेट से आपने खुद एक असाइनमेंट सबमिट नहीं करी, बट वो असाइनमेंट आपने कॉलीग को दे दी, ठीक है, और आपने उस कॉलीग को कह दिया कि ठीक है, आप ये असाइनमेंट सर को सबमिट करवा दीजिएगा। हुआ क्या कि उस कॉलीग ने कुछ मॉडिफिकेशंस कर दी, उस कॉलीग ने चीज़ें चेंज कर दी बीच में। अगर वो कॉलीग मॉडिफिकेशन करता है और फिर मेरे पास मॉडिफाइड डाटा आता है, इसका मतलब ये है कि जो आपकी डाटा की इंटीग्रिटी है ना, वो ब्रीच हो गई है, ठीक है। तीसरा जो इसमें एक और मेन कंपोनेंट है, वो है अवेलेबिलिटी। मतलब ये कि जब मुझे डाटा की ज़रूरत हो, जब मुझे चीज़ों की ज़रूरत हो, वो चीज़ें मौजूद भी हों, ठीक है। मिसाल के तौर पर आप अपना बैंक अकाउंट एक्सेस करते हैं और आप अपना बैलेंस चेक करना चाह रहे हैं कि आपके बैंक में कितने पैसे इस टाइम मौजूद हैं, ठीक है। अगर आप चेक करते हैं और आपको बैंक आपको वो डाटा शो नहीं करवाता, ठीक है, इसका मतलब है उनकी तरफ से अवेलेबिलिटी का इशू आता है, ठीक है, मतलब उनकी तरफ से अवेलेबिलिटी इशू आ रहा है। अब होगा क्या कि अगर ये चीज़ कंटिन्यूस रही तो वैसे बैंक को लॉस होगा, क्योंकि कस्टमर्स अपने अकाउंट के बैलेंस नहीं देख पाएंगे, जिसकी वजह से वो ना भी ट्रांजैक्शन सही तरह कर पाएंगे और ना उन्हें पता होगा कि उन्हें पेमेंट रिसीव हुई है कि नहीं, ठीक है। तो ये एक और मेन कॉम्पोनेंट है। तो जब भी अगर आपसे कभी पूछा जाए तो जो साइबर सिक्योरिटी है उसकी फाउंडेशन क्या है, वो किन पिलर्स पर खड़ी हुई है, तो आप ये कह सकते हैं कि अच्छा उनके 3 डिफरेंट पिलर्स हैं, उन 3 फर्दर पिलर्स के अंदर एक पिलर CIA ट्राइड भी है, ठीक है। CIA ट्राइड के काफ़ी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इंटरव्यूज़ के अंदर भी, ठीक है। अब यहाँ पे क्वेश्चंस के सिनेरियोज कुछ इस तरह बनते हैं। आपको एक रियल वर्ल्ड सिनेरियो बताया जाता है, ठीक है, कि अच्छा एक अटैक हो गया, ठीक है, ये डिफरेंट तरह के ट्रेसेस मौजूद हैं और उन ट्रेसेस मौजूद है और उन ट्रेसेस को देखते हुए आप हमें ये बताओगे कि CIA ट्राइड में से कौन सी चीज़ ब्रीच हुई है, ठीक है। मतलब तीनों कॉन्फिडेंशियलिटी, इंटीग्रिटी और अवेलेबिलिटी में से क्या ब्रीच हुआ है, ठीक है। अब जितना प्रिसाइज और जितना बेहतर आप जवाब दोगे, उतना ये पता चलेगा कि आपका साइबर में कॉन्सेप्ट्स कितने क्लियर हैं और आपका स्किल सेट कैसा है, ठीक है। अगर आप चीज़ों को क्लियरली नहीं आइडेंटिफाई कर पाएंगे, इसका मतलब ये है कि आपको अभी ब्लर है चीज़, आप अभी बिगनर है, ठीक है। अगर आप जवाब देते हैं, थोड़ा सा ब्लरी जवाब होता है बट थोड़ा बेहतर होता है, तब वो आपका क्या होगा कि एक ये चीज़ बताएगी कि अच्छा कुछ साल हो गए हैं, ठीक है, इस पर्टिकुलर डोमेन में। बट अगर आप बिल्कुल एग्जैक्ट और क्लियर इमेज देते हैं, एक क्लियर आंसर देते हैं, तब वो ये बताएगा कि आपका CIA ट्राइड पर, मतलब आपका साइबर के फाउंडेशन के ऊपर अच्छा नॉलेज है और आपको एग्जैक्टली पता है कि इस जो इंसिडेंट हुआ है इसमें क्या चीज़ इफेक्ट हुई है, ठीक है। आपको हमारे बहुत से टूल्स ऐसे हैं जो इसी CIA ट्राइड को डिफाइन करने के लिए बिल्ड किए गए हैं, ठीक है। किसी ने एंट्री का भेजा था, कुछ कोशिश कीजिएगा क्लास में सारे टाइम से ही एंटर हो, ठीक है। ये बाद में आने वाला मसला ये होता है कि बाद मुझे प्रेजेंटेशन रोक के अलाउ करना पड़ता है। अच्छा, ठीक है, अब हम उन्हीं थोड़े से पिलर्स को मज़ीद थिंक मैंने एक पार्ट यहाँ पर हाँ, आई थिंक हमने ऑथेंटिकेशन, ऑथराइजेशन और अकाउंटिंग, ये 3 डिस्कस नहीं किए, तो हमने एक दफ़ा ये भी डिस्कस कर लेने चाहिए, ठीक है। अच्छा, एक और पिलर हमारे पास ये आता है ऑथेंटिकेशन, ऑथराइजेशन और अकाउंटिंग का, ठीक है। इसके इर्द गिर्द भी आपको काफ़ी सारे टूल्स और टेक्नोलॉजीज मिल जाती हैं। ऑथेंटिकेशन क्या होती है, ठीक है। ऑथेंटिकेशन का मतलब ये है कि लेट्स से मेरी एक सर्विस है, ठीक है, सिर्फ वो इंसान एक्सेस कर पाए जिसके पास राइट यूज़र नेम और पासवर्ड है, ठीक है, और लेट्स से 2 फैक्टर भी लगा हुआ है, तो वो 2 फैक्टर कोड देगा तभी जब जब राइट पीसेस ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम को दी जाएंगी, तभी सिस्टम उस यूज़र को एक्सेस देगा, ठीक है।
अगर आप वो राइट पीस ऑफ इन्फॉर्मेशन नहीं देते, लाइक आप यूज़र नेम नहीं देते, आप पासवर्ड नहीं देते सही तरह पे, तो आपको एक्सेस नहीं दी जाएगी, ठीक है। ऑथराइजेशन में क्या होता है कि ऑथराइजेशन का सिनेरियो ये है कि आपको एक्सेस तो चलो ऑथेंटिकेशन से मिल गई, बट आप एक्सेस लेने के बाद क्या क्या चीज़ देखने के हकदार हैं वो ऑथराइजेशन बताएगा, ठीक है। मिसाल के तौर पर एक घर है, ठीक है, आप एक एज अ गेस्ट आ गए हो, ठीक है, तो ऑथेंटिकेट तो आप हो गए हो कि अच्छा आप घर में आ सकते हो, ठीक है। बट क्या किया गया कि घर के अंदर एक रूम बनाया गया था जिसके जो सिर्फ गेस्ट के लिए था, तो आपको बीइंग अ गेस्ट सिर्फ उसी रूम की ऑथराइजेशन है, ठीक है। मतलब आप सिर्फ और सिर्फ उसी रूम में जा सकते हैं और उसी में रह सकते हैं, मतलब ऑब्वियस है जो भी आपकी एक्टिविटीज़ होंगी वो ज़्यादा उसी रूम के इर्द गिर्द होंगी, ठीक है। बट अगर आप उस रूम से बाहर किसी और रूम में जाते हैं तो आप ऑथराइजेशन के प्रिंसिपल को ब्रीच करेंगे, ठीक है। तो ऑथेंटिकेशन मतलब ये कि आप आपके पास राइट इन्फॉर्मेशन है ताकि आपको एक्सेस दी जा सके। ऑथराइजेशन कि अच्छा आप क्या क्या देख सकते हैं, ठीक है, आप क्या क्या एक्सेस कर सकते हैं उस राइट पीसेस ऑफ इन्फॉर्मेशन से। अकाउंटिंग, ठीक है, लास्ट पीस ऑफ है अकाउंटिंग, जिसका मतलब ये है कि आप मतलब जो भी एक्टिविटी करेंगे, जो भी एक्टिविटीज़ होंगी वो लॉग्ड होंगी, ठीक है। मतलब ये कि आप अकाउंटेबल होंगे उन एक्टिविटीज़ के, ठीक है। मतलब वो सारी की सारी इन्फो लॉग की जाएगी कि अच्छा यूज़र इसने इससे लॉगिन किया, इसने ये चीज़ एक्सेस की, इसने यहाँ से यहाँ जाने की कोशिश की, तो ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन लॉग्ड होगी, ठीक है। अब आता है हमारे पास एक बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो है नॉन रेपुटेशन, ठीक है। अच्छा, नॉन रेपुटेशन का वैसे आसान लफ्ज़ों में मतलब ये है कि आप इनकार ना कर सकें जो आपने डिजिटली एक्टिविटी की है उससे, ठीक है। आसान लफ्ज़ों में नॉन रेपुटेशन इसलिए यूज़ किया जा सकता है, ठीक है। अब इसकी मिसाल के तौर पर लेट्स से मिसाल देते हैं, ये आपकी और मेरी कोई ट्रांजैक्शन हुई है, ठीक है। मैंने आपसे कोई चीज़ परचेज़ की है, ठीक है, और मैंने उसकी आपको पेमेंट कर दी है, ठीक है। जैसे ही मैंने पेमेंट की और वैसे एक रिसीट क्रिएट होती है उसकी, और मैंने वो रिसीट आपको सेंड कर दी, ठीक है। अब आपने क्या किया कि आपने वो रिसीट डिलीट कर दी, ठीक है, और आपने क्लेम करना शुरू कर दिया कि आपको पेमेंट रिसीव नहीं हुई, ठीक है। अब होगा क्या कि क्योंकि मेरी ट्रांजैक्शन हिस्ट्री में ये बात आ रही होगी कि मैंने आपको पेमेंट सेंड की है, तो आप इनकार नहीं कर सकते, ठीक है। तो यही नॉन रेपुटेशन में आता है कि एक ऐसा प्रिंसिपल जिसमें इंसान एक्शन करने के बाद इनकार ना कर सके, ठीक है। ये सिंपल से 3 बेसिक पिलर थे साइबर के, ठीक है। जब भी आपको इंटरव्यू के स्टार्टिंग क्वेश्चंस पूछे जाते हैं ना, मतलब आप अगर बिगिनर लेवल रोल के लिए जा रहे हो या इंटरमीडिएट लेवल के लिए, तो वो इन्हीं क्वेश्चंस को, इन्हीं प्रिंसिपल्स को कहीं से ना घुमा फिरा के आपसे पूछ रहा होता है। तो इन पर ग्रिप होना कैरियर के लिए थोड़ा अच्छा है, ठीक है। आपको एग्जैक्ट पता होगा कि आप कर क्या रहे हो, ठीक है, आप किस चीज़ को डिफेंड कर रहे हो और आपने फर्दर जाना कहाँ है, ठीक है। अब हमारे पास कॉन्सेप्ट है साइबर सिक्योरिटी फ्रेमवर्क्स का, ठीक है। थोड़ा अच्छे से एनिमेट किया हुआ है, जैसे समझे कि साइबर सिक्योरिटी स्क्रॉल्स हैं। अगर स्क्रॉल्स का कॉन्सेप्ट थोड़ा बहुत आप लोगों को पता हो, तो पुराने टाइम्स में स्क्रॉल्स हुआ करते थे जिसमें मुख्तलिफ तरह की ना इन्फॉर्मेशन और गाइडलाइंस दिया जाती थी, ठीक है। इसी तरह हम कह सकते हैं कि डिजिटल दौर के स्क्रॉल्स हमारे पास ये फ्रेमवर्क्स हैं, ठीक है, जिसमें आपको मुख्तलिफ तरह की गाइडलाइंस दी गई हैं कि अच्छा आपने एक सर्टेन एक्टिविटी कैसे करनी है, ठीक है। अब हम इसको थोड़ा सा फर्दर डिटेल में देख लेते हैं, ठीक है। ये कुछ फ्रेमवर्क्स हैं, ये 4 कोर फ्रेमवर्क्स हैं जो आप कभी भी किसी भी डोमेन में काम कर रहे हो साइबर के, तो इनमें से किसी एक या दो के साथ आपका भला पड़ ही रहा होगा, ठीक है। पहला हमारे पास है निस्ट का RMF फ्रेमवर्क, ठीक है। ये रिस्क मैनेजमेंट का फ्रेमवर्क है एक्चुअली। इस फ्रेमवर्क में आपको वो रूल्स दिए गए हैं कि अगर कभी आपके मतलब आपके पास एक इंफ्रास्ट्रक्चर है, ठीक है, आपके पास सिस्टम्स हैं बहुत सारे, उन सिस्टम वो सिस्टम कभी कॉम्प्रोमाइज़ हो जाती हैं या उनमें से कोई सिस्टम वल्नरेबल निकल आता है, ठीक है, तो आपने उस रिस्क को हैंडल कैसे करना है, ठीक है। वो सारे के सारे रूल्स, वो सारे के सारे रेगुलेशंस आपको निस्ट RMF फ्रेमवर्क में मिल जाएंगे, ठीक है।
उसके बाद हमारे पास है ISO 27001, ठीक है। अब ISO 27001 क्या करता है कि वो आपको ये रूल्स और रेगुलेशंस देता है कि आपने अपने सिस्टम्स को मैनेज कैसे करना है, अपने इंफ्रा को मैनेज कैसे करना है, ठीक है, उसे सिक्योर कैसे करना है, ठीक है। मतलब कौन कौन सी पॉलिसीज इंप्लीमेंट करोगे, कौन कौन से रूल्स लगाओगे जिससे वो बेहतर, सिक्योर और बेटर परफॉर्म कर सकता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है GDPR। अच्छा, GDPR का सिनेरियो ये है कि GDPR हमारा यूरोप बेस है, ठीक है। मतलब यूरोप के अंदर जितनी भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो सिक्योरिटी सर्विस ले रही हैं या दे रही हैं इस तरह से, और जो जनरल ऑर्गेनाइजेशंस भी काम कर रही हैं, उन सबको इस फ्रेमवर्क को फॉलो करना होता है, ठीक है। अगर वो फ्रेमवर्क को फॉलो नहीं करते तो उनके साथ क्या होता है कि उनको हैवी फाइन्स का मतलब हैवी फाइन्स वगैरह फेस करने पड़ते हैं और गवर्नमेंट की तरफ से, ठीक है। मतलब यूरोप के लिए उन्होंने रूल्स और रेगुलेशंस बनाए हुए हैं कि अच्छा हमारे ये सिक्योरिटी के रूल्स हैं, अगर आप इन्हें ब्रेक करते हो तो आपका क्या होगा कि आपको सर्टेन तरह का फाइन किया जाएगा, ठीक है। फिर हमारे पास आता है हिपा, ठीक है। अच्छा, हिपा US का, हिपा हेल्थ केयर की इंडस्ट्री के लिए, ठीक है। मतलब आसान लफ्ज़ों में आपने इंफॉर्मेशन जो पेशेंट्स इंफॉर्मेशन है वो आपने कैसे मैनेज करनी है, उन पेशेंट इंफॉर्मेशन के साथ आप कैसे काम करोगे, उन्हें कैसे मैनेज करोगे, अच्छा उन्हें प्रोसेस कैसे करोगे, उन्हें स्टोर कैसे करोगे, ये सारे रूल्स और रेगुलेशंस आपको हिपा में मिल जाती हैं, ठीक है। अच्छा, अब ये हमारे 3 डिफरेंट करेक्टर्स थे, जेन्युइन करेक्टर्स है, जो शायद हम पूरे बूट कैम्प के दरमियान कहीं ना कहीं नेम्स को यूज़ कर रहे होंगे, ठीक है। अकीरा, रेन और कैंडा। सो हमारी जो पूरी की पूरी स्टोरी लाइन होगी पूरे बूट कैम्प की, वो इन्हीं 3 करेक्टर्स के इर्द गिर्द होगी, ठीक है। ये सारे साइबर सिक्योरिटी इंजीनियर्स हैं, डिफरेंट डोमेन्स हैं, इनकी डिफरेंट वर्किंग है, ठीक है। तो आप स्लाइड को इंटरेक्टिव बनाने का मकसद भी यही था कि अच्छा आप जब स्लाइड खुद भी पढ़ रहे हो तो एटलीस्ट आपको थोड़ा सा बोरिंग ना हो और आपको स्टोरी लाइन की तरह चीज़ें समझ आए, ठीक है। अब हमारे पास मेन आती हैं चीज़ें कि हमने ये तो पढ़ लिया कि अच्छा साइबर सिक्योरिटी होती क्या है, ठीक है। हमने फिर उसकी फाउंडेशन को भी समझा, फिर हमने ये भी समझ लिया कि अच्छा साइबर सिक्योरिटी हमारे पास मतलब कौन कौन से रूल्स और रेगुलेशन हैं जो गवर्नमेंट की तरफ से हमें दिए गए हैं, ठीक है। अब हम ये देखेंगे कि साइबर थ्रेट्स क्या होते हैं, ठीक है। मतलब ये कि किस किस तरह के अटैक्स किए जाते हैं, कौन कौन से आपके डिजिटल स्पेस के अंदर या साइबर स्पेस के अंदर कौन कौन से रिस्क हैं जो आपको डेली बेसिस पर फेस करने पड़ते हैं या ऑर्गेनाइजेशंस को फेस करने पड़ते हैं, ठीक है। अब उनमें से चंद ये हैं, एक आपका रैंसमवेयर अटैक है, ठीक है, जो क्या करता है कि आपके डाटा को इनक्रिप्ट कर देता है, जिससे लग या तो आपको रैंसम देना पड़ता है, और बहुत से केसेस में रैंसम देने के बाद भी आपका डाटा रिकवर नहीं होता, तो आपको या तो बैकअप सर्वर से वापस चीज़ें सारी बैकअप करनी पड़ती हैं, या अगर आपकी पॉलिसीज स्ट्रॉन्ग नहीं थी और आपके बैकअप सर्वर सेटअप नहीं थे तो फिर आप वो डाटा लूज भी कर सकते हैं, ठीक है। तो रैंसमवेयर अटैक ये एक तरह का हो गया। दूसरा हमारे पास हो गया डॉस, डीडॉस, डॉस, दो डिफरेंट तरह के हैं बट सेम कैटेगरी है, ठीक है। इसमें एक्चुअली आप करते क्या हो, आप अगले यूज़र को इंफॉर्मेशन फ्लॉड कर देते हो, ठीक है। आप काइंड ऑफ अ सिस्टम ही होता है अगला, कि जैसे एक सिस्टम है उसकी एक सर्टेन लिमिट है, जैसे इंसानों की एक लिमिट होती है कि आप कोई चीज़ किसी हद तक बर्दाश्त कर सकते हो, ठीक है, और उस हद को पार होने के बाद आप वो चीज़ें बर्दाश्त नहीं कर सकते। क्लासिक ह्यूमन नेचर, सिस्टम्स और जो आपकी टेक्नोलॉजी है उसकी भी एक कुछ सर्टेन तरह की नेचर है, ठीक है, कि वो अपने रिसोर्सेज से ज़्यादा काम नहीं कर सकती, ठीक है। तो जितने आपने रिसोर्सेज दिए होंगे उन रिसोर्सेज को कंज्यूम करने के बाद, ठीक है, वो मज़ीद रिसोर्सेज ऑब्वियसली खुद तो प्रोड्यूस नहीं कर सकते ना। इंसान तो फिर भी कहीं ना कहीं से स्ट्रेंथ प्रोड्यूस कर लेता है अपने अंदर ना, किसी एक्टिविटी से किसी चीज़ से, बट सिस्टम्स ऑटोमेटिकली अपनी रैम तो इंक्रीज़ नहीं कर सकते, अपनी हार्ड ड्राइव से इंक्रीज़ नहीं कर सकते, ऑब्वियस है। तो एक लिमिट के बाद अगर आपको लाइक
अच्छा 1000 मैसेज भेजे गए, ठीक है, 1000 मैसेज सिस्टम हैंडल कर सकता था, अब 10,000 मैसेज भेजे गए, ठीक है, 10,000 पे थोड़ा सा चौक करने लग गया। अब क्या किया गया, अटैकर ने 1 लाख मैसेजेस बहुत सी डिफरेंट डिवाइसेस के से एक साथ भेज दिए। तो क्या हुआ कि जो सिस्टम की सलाहियत थी चीज़ों को हैंडल करने की, वो ख़त्म हो गई, ठीक है, वो मशीन मैसेजेस को डील ना कर सका। और जैसे हुआ ये कि जो असल यूज़र सिस्टम के थे, जिन्हें ज़्यादा रिसोर्सेज की ज़रूरत नहीं थी बट छोटे मोटे काम की ज़रूरत थी, उनके साथ क्या हुआ कि उनके लिए सर्विस अवेलेबल नहीं रही, उनके लिए सिस्टम अवेलेबल नहीं रहा, क्योंकि अटैकर ने वो सारी की सारी स्पेस, वो सारी की सारी रैम रोम, सारी की सारी ड्राइव, मतलब जितनी भी कैपेबिलिटी थी सिस्टम की, वो सारी की सारी ऑक्यूपाई कर ली, ठीक है। अब इसके बाद हमारे पास आते हैं इनसाइडर थ्रेट्स, ठीक है। अब ये आजकल बड़ा सीरियस और कंसर्निंग इशू है इन कॉर्पोरेट्स के अंदर। वो ये कि कॉर्पोरेट में ऑर्गेनाइजेशन के अंदर करने वाले काम करने वाले एम्प्लॉयज़ ऑर्गेनाइजेशन से या तो डाटा चोरी करते हैं, या अपने क्रेडिट्स खुद ब खुद बेचते हैं, या इसके अलावा वो क्या करते हैं कि वो किसी अटैकर को एक्सेस दे देते हैं उनके लैपटॉप्स की जानबूझ के, ठीक है। मतलब उन्होंने कोई अटैकर ने उन्हें मेलवेयर दिया कुछ पैसों के बस, ठीक है, 500, 1000, 2000 डॉलर्स, और उनके बस ने मेलवेयर दिया, और उस मेलवेयर को रिसीव करने के बाद उन्होंने उसको लाइक कॉर्पोरेट सिस्टम पे जो भी उनका था उस पर उसकी इंस्टॉलेशन वगैरह कर दी, ठीक है। अब बहसते इंसान तो ये सोच रहे होंगे कि वो पकड़े नहीं जा सकते, क्योंकि भाई किसी को क्या पता उन्होंने अपने लैपटॉप पर क्या किया, ठीक है। बट एक प्रॉपरली कॉन्फ़िगर्ड ऑर्गेनाइजेशन के नेटवर्क में होता ये है कि हर चीज़ लॉग होती है, ठीक है। अब आपने क्या चीज़ इंस्टॉल की है, आप क्या चीज़ डाउनलोड कर रहे हो, आप कौन सी वेबसाइट विजिट कर रहे हो, आप वहाँ से क्या डाउनलोड कर रहे हो, ये सारी की सारी एक्टिविटीज़ लॉग्ड होती हैं। मतलब कि इन सब की इंफॉर्मेशन स्टोर की जाती है, ठीक है। अब क्योंकि ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन स्टोर की जाती है, आसान लफ्ज़ों में इस तरह के लोग, अब जब इन पे पूरी इन्वेस्टिगेशन ओपन होती है तो वो काफ़ी सारे पकड़े जाते हैं, ठीक है। मगर ये है कि आपको बहुत अच्छी टीम मतलब चाहिए इस तरह की कि जिनके स्किल सेट इस लेवल पर हो कि वो इस तरह के रूल्स और रेगुलेशंस बना सकें अपनी लाइक सिक्योरिटी सॉफ्टवेयर के अंदर, इंफ्रा के अंदर, कि इस तरह की एक्टिविटीज़ डायरेक्टली पकड़ी जा सके, ठीक है। अच्छा, अब हमारे पास है, लेट्स एज्यूम करें कि थ्रेट एक्टर्स की कौंसल है, ठीक है, और उन कौंसल्स के अंदर 3 डिफरेंट तरह के मजीद ऑर्गेनाइजेशंस हैं, ठीक है, डिफरेंट तरह के हैकिंग ग्रुप्स हैं। पहला हमारे पास है नेशनल स्टेट्स, ठीक है, या नेशन स्टेट्स कह रहे हैं आप। नेशन स्टेट्स जो अटैकर्स होते हैं उनका बड़ा सिंपल सिनेरियो है कि और गवर्नमेंट उनको हायर करती है दूसरी डिफरेंट गवर्नमेंट्स के ऊपर या दूसरी ऑर्गेनाइजेशंस के ऊपर या कोई भी डिफरेंट कंट्री के ऊपर अटैक करने के लिए, ठीक है। पेमेंट सारी गवर्नमेंट करती है, तो इन्हें स्टेट स्पॉन्सर्ड हैकर्स कहा जाता है, ठीक है। ऐसे हैकर्स जिन्हें स्टेट ने खरीदा है, ठीक है, और स्टेट उनके मतलब स्किल सेट से फ़ायदा उठा रही है, ठीक है। दूसरा हमारे पास है साइबर क्राइम्स सिंडिकेट्स। अच्छा, अब ये एक थोड़ा सा आजकल सीरियस इशू बनता जा रहा है, पहले कम हुआ करता था, अब जैसे ही साइबर का नॉलेज एक्सपेंड होता जा रहा है, तो जैसा कि नॉलेज अगर गलत सही इंसान के पास हो तो वो उससे फ़ायदा उठाता है, गलत इंसान के पास पहुँचे तो उससे नुकसान पहुँचाता है, ठीक है। तो अगर गलत कह सकते हैं कि साइबर का कुछ नॉलेज गलत लोगों के हाथ पहुँचा है, जिसकी वजह से अभी फ़िलहाल काफ़ी कंसर्निंग इश्यूज हो रहे हैं। अब उसकी एक मिसाल देता हूँ। साइबर क्राइम सिंडिकेट्स आपके एक्चुअली ये ऑर्गेनाइज क्राइम्स के ग्रुप्स होते हैं, जैसे ड्रग कार्टेल्स हो गई आपके, उसके अलावा आपके स्मगलिंग के ग्रुप्स होते हैं, आपके किलिंग ग्रुप्स होते हैं, असैसिनेशन ग्रुप्स होते हैं, ह्यूमन ट्रैफिकिंग के ग्रुप्स होते हैं। ये सारे ग्रुप्स आपके क्या ऑर्गेनाइज ग्रुप्स, ऑर्गेनाइज क्राइम ग्रुप्स कहते हैं, क्या कहा जाता है, ठीक है। अब मिसाल है कि साइबर का स्किल, साइबर का हुनर इन लोगों तक पहुंच गया है, तो ये क्या करते हैं, ठीक है। अब एक रिसेंट केस है पिछले मंथ का, अक्टूबर या सितंबर का, उसमें था क्या कि एक ड्रग कार्टेल है मेक्सिको की, कोलंबिया की थी, आई थिंक कोलंबियन थी,
इस कोलंबियन कार्टेल थी, और उन्होंने क्या किया कि उन्होंने जो स्टेट थी, स्टेट की कुछ ऑर्गेनाइजेशंस के जो कैमरास थे उन्हें हैक किया, ठीक है, और वहाँ से मॉनिटर करने लग गया। अब जब उन्होंने चीज़ों को मॉनिटर करने लगा तो उन्हें काफ़ी ऐसे लोग स्टेट के लाइक आर्मी से मिलते हुए मिले, पुलिस से मिलते हुए मिले, ठीक है, जो उनके अंदर काम कर रहे थे, ठीक है। तो उससे क्या हुआ कि उन्हें पता चल गया कि ये कुछ सर्टेन लोग हैं यहाँ, हम इन्फॉर्मर्स हैं, ठीक है, इस स्टेट के इन्फॉर्मर्स हैं हमारे अंदर। तो ऑब्वियस है उन इन्फॉर्मर्स को फ़ौरन ही मार दिया गया। तो बताने का मकसद ये था कि जब इस तरह का इल्म, साइबर जैसा इल्म किसी गलत ग्रुप के हाथ आता है तो वो काफ़ी ज़्यादा नुकसान पहुँचा सकता है, ठीक है। अब हमारे पास आता है हैकटिविस्ट। हैकटिविस्ट एक तरह से एक ऐसा ग्रुप ऑफ पीपल है जो चेंज में बिलीव करते हैं, ठीक है, जिनकी अपने कुछ पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज होती हैं, जिनकी अपनी आ, कह सकते हैं दुनिया को देखने की अपना नज़रिया होता है, ठीक है, और उन्हें ये लगता है कि उनके अपने काम से वो दुनिया को बदल रहे हैं, ठीक है। अब मिसाल दे देता हूँ करंट सिनेरियोज में, गज़ा के जेनोसाइड के दरमियान अगर आपने नोट किया हो तो काफ़ी ज़्यादा लाइक ओवरऑल इस्लामिक वर्ल्ड से जितने भी हैकर्स थे वो एंटी इसराइल एक्टिविटीज़ कर रहे थे, ठीक। अब ऑब्वियस है वो सारे एक्टिविस्ट ग्रुप उसमें आते हैं क्योंकि उनके माइंड में एक पॉलिटिकल आइडियोलॉजी है, उनके माइंड में एक विजन है कि अच्छा हम जो काम कर रहे हैं उससे हम काइंड ऑफ मुस्लिम उम्मा को फ़ायदा पहुंचा रहे हैं, क्योंकि हम उनके सिस्टम्स को हैक कर रहे हैं, उनको नुकसान पहुंचा रहे हैं, ठीक है। तो ये एक एग्जांपल थी। इसके अलावा और भी बहुत सी एग्जांपल्स हैं। मिसाल के तौर पर हमारी जो रिसेंट मई आई थिंक था, मार्च था नहीं, मई की रिसेंट जंग की जो थी सिनेरियो, उसमें ये था कि बहुत से डिफरेंट इंडिविजुअल साइबर सिक्योरिटी इंजीनियर्स, इंडिविजुअल हैकर्स जो कि अपना अपना काम किया करते थे जंग के दरमियान, वो सारे एक होके स्टेट की डिफेंस और मुल्क की खिदमत में या एक तरह से मुल्क के डिफेंस में लगे, ठीक है, कि उनका ये था कि आइडियोलॉजी बनी, ठीक है। तो इस तरह के जितने भी ग्रुप्स और इस तरह के जितने भी लोग होते हैं हम उन्हें हैकटिविस्ट कहते हैं, ठीक है। अब हमारे पास एक बड़ा ज़रूरी प्रिंसिपल आया है जो कि ज़ीरो ट्रस्ट शील्ड है, ठीक है। तो चलिए, तो ज़ीरो ट्रस्ट आर्किटेक्चर होता है, बट सिर्फ ये एनिमे के और एनिमेटेड सिनेरियो में सारी स्लाइड्स बनी हुई हैं, तो आपको कुछ वर्ड्स उसकी रियल वर्डिंग से डिफरेंट मिलेंगे। अच्छा, ज़ीरो ट्रस्ट आर्किटेक्चर का ना बड़ा सिंपल सा काम है, ठीक है। हुआ है अभी तक क्या हो रहा है कि आपने क्या किया कि आपने एज्यूम किया, ठीक है, कि मैं ये बंदा यूज़र नेम पासवर्ड होगा तो ये एक्सेस करेगा, ऐसे ही मतलब आप सुकून में आ गए कि अच्छा यार जिसके पास यूज़र नेम पासवर्ड होगा सिर्फ वही हमारे सिस्टम को एक्सेस कर सकता है, ठीक है। दूसरे एंड पे आपने ऑथराइजेशन लगा दी कि अच्छा यार हमने ये डिफ़ाइन किया कि अच्छा इस रूम के अंदर ये यूज़र रहेगा, इससे ज़्यादा बाहर नहीं जाएगा, और आप थोड़ा सा सुस्त हो गए, ठीक है, आप और सुकून में आ गए। इसी तरह जब आप बहुत सारी रूल्स और रेगुलेशंस और सिक्योरिटी टूल्स लगा लेते हैं ना ऑर्गेनाइजेशन के इंफ्रा के अंदर, तो आपको ये गलत फहमी पैदा हो जाती है कि आपका इंफ्रा सिक्योर है, ठीक है। अब उसके लिए किया क्या जाता है, ऑब्वियस है कि आपको हर कुछ दिनों के बाद या हर कुछ वीक्स के बाद इंफ्रा की ऑडिट्स, इंफ्रा की चेकिंग और सिक्योरिटी टूल्स की चेकिंग, और यही मेक श्योर करना कि आपके जो सिस्टम्स हैं वो कॉम्प्रोमाइज़ नहीं हुए हुए, आपका इंफ्रा कॉम्प्रोमाइज़ नहीं हुआ हुआ, ठीक है। अभी इसका एक आसान तरीका और भी है। इसका एक आसान तरीका ये है कि आप कोर से जब नेटवर्क को बिल्ड करें, जब कोर से इंफ्रास्ट्रक्चर को बिल्ड करें, तो उस कोर में ही ऐसे प्रिंसिपल्स और ऐसे सिक्योरिटी टूल्स और ऐसा आर्किटेक्चर रखा जाए ताकि अगर कहीं कॉम्प्रोमाइज़ हो भी तो वो कॉम्प्रोमाइज़ ज़्यादा एक्सपेंड ना हो सके, ठीक है। और इस सारे प्रोसेस को, ये सारे आर्किटेक्चर को हम ज़ीरो ट्रस्ट आर्किटेक्चर कहते हैं, ठीक। अब ज़ीरो ट्रस्ट आर्किटेक्चर की वैसे तो बहुत से डायग्राम्स आपको मिल जाएंगे, ठीक है, मतलब आपको बहुत से डायग्राम्स मिल जाएंगे, एग्जांपल्स मिल जाएंगी, बट अभी के लिए आपको ये समझने की ज़रूरत है कि ज़ीरो ट्रस्ट आर्किटेक्चर होता क्या। आई थिंक मैंने एक स्लाइड इधर कहीं रखी थी, चलो मैं इधर ही एक्सप्लेन कर देता हूँ, ठीक है। ज़ीरो ट्रस्ट आर्किटेक्चर काम करता है सिर्फ एक प्रिंसिपल पे, नेवर ट्रस्ट बट वेरीफाई, ठीक है। मतलब कि आपने कभी भरोसा नहीं करना
किसी चीज़ के ऊपर और आपने हमेशा वेरीफाई करवाना है, ठीक है। अब इसका मतलब क्या है आसान लफ्ज़ों में? इंसानी ज़िंदगी में तो खैर ये मतलब बहुत डिफरेंट हो जाएगा, बट हम मशीनी ज़िंदगी में ये बात करते हैं तो उसका क्या मतलब हो सकता है? मिसाल है, मैंने यूज़र नेम और पासवर्ड दिया और सर्विस ने मुझे लॉगिन करने दिया, ठीक है। मतलब ये कि पुराने इन्वायरमेंट्स के हिसाब से तो मतलब आपका ट्रस्ट यहीं तक था कि अच्छा ये जिसके पास यूज़र नेम और पासवर्ड है वही हमारे सिस्टम को एक्सेस कर सकता है। अब हो क्या रहा है कि हमने इम्प्लीमेंट कर दिया ज़ीरो ट्रस्ट आर्किटेक्चर, ठीक है। यहाँ पर क्या हुआ कि जब एक यूज़र आके यूज़र नेम और पासवर्ड दिया तो हमने सिर्फ ये वेरीफाई नहीं किया कि उसका यूज़र नेम और पासवर्ड ठीक है, हमने उसका प्लेट से हमने फेस भी स्कैन किया, ठीक है। फिर हमने उसको OTP कोड भेजा, हमने वो भी वेरीफाई किया। जब हमें वो सारी चीज़ें वेरीफाई हो गई, ओनली देन हमने उसे आगे फॉरवर्ड करने दिया, ठीक है। तो हम क्या कर रहे हैं कि हम सिर्फ किसी एक चीज़ पर रिलाय कर कर उस पर भरोसा नहीं कर रहे, हम बहुत सारी चीज़ों को एक साथ मिलाकर फिर उस पर भरोसा कर रहे हैं। और वो भी हम लाइक कंप्लीट नहीं करते, उसे एक सर्टेन टाइम फ्रेम के अंदर उसे जज करते रहते हैं कि अच्छा ये इसने लॉगिन तो कर लिया बट ये कर क्या रहा है, कोई फाइल डाउनलोड कर रहा है, कोई वायरस कर रहा है, कोई फाइल USB में डाल रहा है, कोई फाइल कहीं अपलोड कर रहा है। ये सारी की सारी चीज़ें जब हम गो थ्रू करते हैं, ठीक है, तो हमें अंदाज़ा होता है कि अच्छा ये एक अच्छा यूज़र है ये नहीं, ठीक है। और ये मानिए हमें ट्रस्ट हो जाए कि अच्छा यार एक सर्टेन यूज़र ये ट्रस्टेबल है, हम स्टिल उसकी मॉनिटरिंग जारी रखते हैं। और अगर इस सारे फेज के दरमियान वो कहीं पर मालूम होता है कि अच्छा वो प्रॉपर सही यूज़र नहीं है और वो क्या नाम है इसका, वो कोई ऐसी एक्टिविटी कर रहा है जो कंपनी की पॉलिसीज़ के खिलाफ है, ठीक है, तो फिर उसके खिलाफ एक्शन लिया जाता है, ठीक है। थ्योरेटिकली ज़ीरो ट्रस्ट का आसान लफ्ज़ों में यही सिंपल वर्ड्स है, मतलब, ठीक है, कि आपने वल्नरेबिलिटीज़ को रिड्यूस करना है। आपने कोशिश करनी है कि ऑर्गेनाइजेशंस में अगर कोई अटैकर आता है तो वो ज़्यादा आगे ऑर्गेनाइजेशन की नेटवर्क में ना जा सके, क्योंकि हम कॉन्टीन्यूसली वेरीफाई कर रहे हैं कि आप वो राइट यूज़र हैं या नहीं, और हमने सिर्फ यूज़र और पासवर्ड की जगह बहुत से डिफरेंट फैक्टर्स को अटैच कर दिया। सॉरी, अब हमारी एनिमिक्स थोड़ा सा इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है, ये पढ़ लीजिएगा, ठीक है, पढ़ने के दरमियान आपको चलाइएगा। अच्छा, अब हमारे पास आता है लेयर्स ऑफ डिफेंस, ठीक है। जब भी आप डिफेंस, हमें अभी तक चलें ये तो आइडिया हो गया कि अच्छा फाउंडेशंस क्या होती हैं, बट जब भी आप डिफेंसिव सिक्योरिटी इम्प्लीमेंट कर रहे होती हैं, ठीक है, कि आपने अच्छा इस सर्टेन बिल्डिंग को डिफेंड करना है हर तरह के अटैक से, तो आपके पास 3 डिफरेंट तरह की कैटेगरीज मौजूद होती हैं इसके लिए, ठीक है, टेक्निकली। सो पहले हमारे पास होते हैं टेक्निकल कंट्रोल्स। सो ये 3 डिफरेंट तरह के कंट्रोल्स हैं जो कि मेक श्योर करते हैं कि आपका पूरा का पूरा सिक्योर है, ठीक है। पहले हमारे पास होते हैं टेक्निकल कंट्रोल्स, ठीक है। अच्छा, टेक्निकल कंट्रोल्स में जो हमारी जितनी भी टेक्निकल साइड है ना, जैसे आपके जितने भी सॉफ्टवेयर्स हैं, सिक्योरिटी सॉल्यूशंस हैं, कोई एजेंट्स वगैरह हैं, वो सारे के सारे आपके टेक्निकल कंट्रोल्स में मौजूद होंगे, ठीक है। उसके बाद हमारे पास है एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल्स, ठीक है। एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल्स में क्या आता है कि एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल्स में आप रूल्स और रेगुलेशंस बनाते हो, ठीक है, आसान लफ्ज़ों में कि आपके जो इंफ्रा है उसमें चीज़ें ऑपरेट कैसे करेंगी, ठीक है। सिक्योरिटी टूल्स तो लग गए हैं, ठीक है, मगर वो सिक्योरिटी टूल्स कैसे काम करेंगे, उन सिक्योरिटी टूल्स में कौन से एक्स्ट्रा रूल्स लगेंगे, कौन सी चीज़ें एक्स्ट्रा स्कैन होंगी, कौन सी चीज़ें एक्स्ट्रा जज होंगी, वो सारे के सारे आपके एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल्स में आते हैं। सबसे लास्ट फिजिकल कंट्रोल्स, ठीक है। अब फिजिकल कंट्रोल्स में आपकी लेट्स से कोई बिल्डिंग की लोकेशन है, आप वहाँ पर लाइक बिल्डिंग के एंट्रेंस में कैमराज लगा देते हो, बिल्डिंग के अंदर कैमराज लगा देते हो, एग्जिट पे कहीं कैमराज लगा देते हो। तो फिजिकल सिक्योरिटी कंट्रोल्स ये मेक श्योर करता है कि कोई अनऑथराइज्ड पर्सन फिजिकली बिल्डिंग में ना आ जाए। तो ये ना हो कि आपने टेक्निकल कंट्रोल अच्छे से लगाए हुए हो, आपने पॉलिसी अच्छे से बनाई हुई हो और कोई आपका सिस्टम उठा के ले जाए, ठीक है। तो हाँ, हमारा फिजिकल कंट्रोल्स भी अच्छे होना बेहद ज़रूरी है।
ठीक है। अब ये है कि अगर आपने साइबर सिक्योरिटी को स्ट्रॉन्ग करना है अपने ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, तो आपको यही 3 डिफरेंट कंट्रोल्स को अच्छे से सेटअप करना होगा। चाहे एक बार पढ़ लीजिएगा। अब ये हमारा ज़ीरो ट्रस्ट शील्ड के एक और छोटी सी एक्सप्लेनेशन और है, ठीक है। कि आप ज़ीरो ट्रस्ट शील्ड के अंदर या ज़ीरो ट्रस्ट आर्किटेक्चर के अंदर माइक्रो सेगमेंटेशन करते हैं, ठीक है। मतलब आप एक बहुत बड़े नेटवर्क को ना बहुत छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। उसके अलावा ये कि आपने कॉन्टिन्यूस वेरिफिकेशन करनी है। ये नहीं करना कि एक दफ़ा किसी ने लॉगिन कर लिया तो कोई हफ्ते बाद या 2 हफ्तों बाद उसका लॉगिन एक्सपायर हो रहा हो, ठीक है। कॉन्टिन्यूसली वेरीफाई करें कि जो बंदा उस लॉगिन से एक्सेस कर रहा है वो वाकई वो यूज़र है या नहीं, ठीक है। लास्ट वाला ट्रस्ट नो वन, ठीक है। सेम बात के डोंट ट्रस्ट बट वेरीफाई, कि आप एज्यूम करेंगे कि हर वक्त आपका इंफ्रास्ट्रक्चर है वो ख़तरे में है, ठीक है। और आप उस इंफ्रास्ट्रक्चर को बचाने के लिए एक्टिविटीज़ करते रहेंगे, ठीक है। मतलब चीज़ें इंप्रूव करते रहेंगे, सिक्योरिटी सॉल्यूशंस ऐड करते रहेंगे, कोई नए टूल्स इम्प्लीमेंट करते रहेंगे, कोई नई टेक्निक्स की टेस्टिंग करते रहेंगे। ये सारी की सारी चीज़ें आपकी ज़ीरो ट्रस्ट शील्ड के अंदर आती हैं, ठीक है। अब हम यहाँ पे ना 5 मिनट का एक ब्रेक ले लेते हैं ताकि हम आपके क्वेश्चन आंसर्स ले लें, ठीक है। अब कि यहाँ तक किसी के कोई क्वेश्चन आंसर, किसी को कुछ समझ आया हो तो। सर काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें थी जो पहले पता नहीं थी, आज काफ़ी हद तक क्लियर हो गई हैं। ठीक है, और किसी का कोई क्वेश्चन? अगर किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है तो फिर मैं कंटिन्यू करता हूँ जी। अच्छा, अब इसमें एक और ज़रूरी चीज़ हमारे पास आती है, वो आती है वल्नरेबिलिटी मैनेजमेंट, ठीक है। अब होता क्या है कि आपने एक सिस्टम लिया, आपने एक इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड कर दिया, ठीक है। उसमें बहुत सारे सिस्टम्स मौजूद हैं, सही। आप लेट्स से 12 या 20 सिस्टम्स का छोटा सा इंफ्रा है, उसमें डिफरेंट तरह की डिवाइसेस अटैच हुई हैं, ठीक है। सिक्योरिटी सॉल्यूशंस वगैरह सब कुछ आप है। मगर आप क्या कर रहे हैं कि आप जो सॉफ्टवेयर आप यूज़ कर रहे हैं उन सिस्टम्स के ऊपर, ठीक है, वो प्रॉपरली अपडेट नहीं हो रहे, ठीक है। मतलब ये कि उनकी जो नए फीचर्स आ रहे हैं, उनकी नए जो सिक्योरिटी अपडेट्स आ रहे हैं, आप लोग ऐड ऑन नहीं कर रहे हैं, ठीक है। जब आप ऐसा करते हैं तो होता ये है कि आ, आपके जो सॉफ्टवेयर चल रहे होते हैं वो आपके इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए मुसीबत का बायस बनते हैं, ठीक है। कि कोई अटैकर उनसे सॉफ्टवेयर को, उनके पुराने वर्जन्स को फाइंड आउट करके उन पर किसी न किसी तरह का अटैक या किसी न किसी तरह के कोई एग्जीक्यूशन कर सकता है, ठीक है। तो इसीलिए हमने मेक श्योर करना है कि जितनी भी चीज़ें हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर में चल रही हैं, एक तो वो काफ़ी हद तक सिक्योर हो, ठीक है। दूसरा ये कि वो कॉन्टिन्यूसली इम्प्रूव होता है, ठीक है। मतलब ये कि कोई जैसे ही कंपनी की तरफ से कोई अपडेट आए, आपका वो सॉफ्टवेयर ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाए, ठीक है। कोई भी सॉफ्टवेयर हो सकता है, कोई भी किसी भी तरह का सोल्यूशन हो सकता है वो, ठीक है। इवन सिक्योरिटी सोल्यूशंस भी हो सकते हैं। मतलब ये कि आप को कोई आपने कोई सिक्योरिटी सोल्यूशन यूज़ किया, ठीक है। और उन उस सिक्योरिटी सोल्यूशन में हुआ ये कि वो आपने लाइक पुराना यूज़ कर रहे थे बट उसमें कोई वल्नरेबिलिटी आ गई, उसमें कोई वीकनेस आ गई। वल्नरेबिलिटी आसान लफ्ज़ों में वीकनेस को कहते हैं, ठीक है। उसके कोड में कोई बाद में वीकनेस फाइंड की गई, आपने उसे चेंज नहीं किया, ठीक है। बट हुआ ये कि आई थिंक क्लास भी खत्म होने वाली है, चलो कोई नहीं। तो हुआ ये कि आप अगर वो नहीं चेंज करते तो आपको ऑटोमेटिकली ऐसे कुछ सिस्टम सेटअप करने पड़ेंगे, ठीक है। जिससे हमें ये हो कि अटैकर
इस वीक इन वीक सिस्टम्स को ना फाइंड आउट कर सके, ठीक है, ताकि हम लोग लाइक टाइमली इसको इम्प्रूव कर सकें, ठीक। तो इसी के लिए हमारे पास लाइक प्रोएक्टिव स्कैनिंग आती है, जिसमें आप वल्नरेबिलिटीज़ को आइडेंटिफाई करते हो, प्रोसेसेस को स्कैन करते हो कि अच्छा ये पूरा का पूरा प्रोसेस है स्टार्ट टू एंड, क्या इसमें कोई वीकनेस तो नहीं है, ठीक है। उसके बाद रिस्क असेसमेंट करते हो कि अच्छा आपको वल्नरेबिलिटीज़ मिल गई हैं, अब आपने ये देखना है इनको सॉल्व करने में फ़ायदा है या इनको ऐसे रहने देने में। कई दफ़ा ऐसा होता है कि कुछ वल्नरेबिलिटीज़ ऐसी होती हैं कि अगर आप वो लेगेसी टाइप सिस्टम्स होते हैं कि अगर आप उन्हें चलने दें, ठीक है, और लाइक आप चलने दें और आप कहीं पे आके उसे मॉडिफाई कर दें कि अच्छा मैं इसको सिक्योर कर रहा हूँ तो मैं इसको नए वर्जन्स में लिया जाता हूँ, ठीक है। ऐसा होने से कभी कभी वो सॉफ्टवेयर फर्दर काम नहीं करता, और अगर ऐसा होता है फर्दर काम नहीं करता तो हमारा एक अल्टीमेट लॉस है, ठीक है। आगे हमारे पास है पैच मैनेजमेंट, या आप ऑटोमेटेड सिस्टम सेटअप करते हैं कि जैसे ही कोई नया पैच या कोई अपडेट आती है, ये सिस्टम्स उन सॉफ्टवेयर्स को ऑटोमेटिकली नए वर्जन्स पर अपडेट कर दिए जाते हैं, ठीक है। अब इसमें हमारे पास फर्दर चीज़ें आ रही हैं, कितने रह गए, ठीक है, ये एक लास्ट थ्योरेटिकल स्लाइड है हमारे पास। अब इसमें हमारे पास फर्दर चीज़ें आ रही हैं, ठीक है। एक हमारे पास कॉमन वल्नरेबिलिटी स्कोरिंग सिस्टम है, तो ये रिस्क एनालाइज करता है और उनको स्कोर देता है। आपने अक्सर सुना होगा कि अच्छा ये CVE निकली है, ठीक है, और उसका ये CVSS स्कोरिंग सिस्टम है लाइक 9.0 7.5, वो एक्चुअली ये बता रहा होता है कि ये जो वल्नरेबिलिटी मिली है वो कितनी खतरनाक है आपके सिस्टम्स के लिए, आपके इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, ठीक है। जो 9.0 की होती हैं वो एक्सट्रीमली डेंजरस होती हैं, ठीक है, या उससे ऊपर वाली, और आपकी जो नीचे होती हैं लाइक 5 4 इस तरह की जो होती हैं वो थोड़ी सी कम डेंजरस होती हैं, ठीक है। बट स्टिल कभी कभी ये होता है कि छोटी वल्नरेबिलिटी से उनको चेन कर कर एक बड़ी बड़ी वल्नरेबिलिटी बनाई जा सकती है, ठीक है। एक्सप्लॉइट चेन कहते हैं इसको ना। अब हमारे पास है उसके बाद एक्सप्लॉइट प्रेडिक्शन स्कोरिंग सिस्टम, ठीक है। तो ये आसान लफ्ज़ों में ये बात प्रेडिक्ट करता है कि चाहे इस सर्टेन वल्नरेबिलिटी का एक्सप्लॉइट कब तक आ जाएगा, और एक्सप्लॉइट आ गया तो ये कितना लाइक डैमेज पहुंचाएगा, ठीक है। उसके बाद है पैच प्रायोरिटाइजेशन। आपने ये मेक श्योर करना है कि आप उन ऑर्गेनाइजेशंस में से ना बने जो कि चीज़ों को अपडेट नहीं करते, जो अपनी ईगो पर लेके जाते हैं कि चीज़ों को अपडेट करने पर ना, ठीक है। आपने मेक श्योर करना है कि चीज़ें अप टू डेट हों, ठीक है, जैसे ही कोई नया पैच आए, ठीक है। आपने उसे प्रायोरिटाइज करना है कि जब सबसे पहले जो नया पैच आए वो इस सिस्टम्स पर अपडेट हो जाए, ठीक है। आगे हमारे पास है वल्नरेबिलिटी डिस्कवरी प्रोग्राम्स, ठीक है। इनका सिनेरियो ये है कि वल्नरेबिलिटी डिस्कवरी प्रोग्राम पे कंपनीज क्या करती हैं कि वल्नरेबिलिटी डिस्कवरी प्रोग्राम ओपन करती हैं, जिसमें बहुत से डिफरेंट तरह के हैकर्स उन प्रोग्राम्स को एनालाइज करते हैं। मिसाल के तौर पर कोई स्कोप दिया गया ना कि ये मेरी वेबसाइट है, और उसमें बताया गया कि हम आपको इतना पे करेंगे अगर आप इस वेबसाइट को ढूंढ लेते हैं, ठीक है। अब उसने क्या किया कि अटैकर ने उस वेबसाइट को पिकअप किया और उसने उस पर टेस्टिंग वगैरह शुरू कर दी। अगर उसे कुछ मिलता है तो वो क्या करेगा कि वो वल्नरेबिलिटी को रिपोर्ट करेगा और उसको उसके बदले पेमेंट मिल जाएगी, ठीक है। तो ये हमारे वल्नरेबिलिटी डिस्कवरी प्रोग्राम होते हैं, ठीक है। थ्योरी इस वीक हमारी बस यहीं तक थी, बाकी इसके बाद हमारा सारा का सारा ना प्रैक्टिकल है। मतलब हमारी वर्चुअल बॉक्स आपने कैसे सेटअप करना है, चीज़ें कैसे सेटअप करनी है, कमांड एंड टूल्स वगैरह क्या है। तो ये हमारा ओवरऑल इस वीक का थ्योरी का लेक्चर था। रिकॉर्डिंग स्टॉप